हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स एग्ज़ाम पेपर 2019 से 2016, 2017, 2018 का एग्ज़ाम पेपर हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे 2019 का एग्ज़ाम पेपर। देखिए, एग्ज़ाम पेपर करने से आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी एक पैटर्न के अगर क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 मार्क्स का जो है मैथ्स का एग्ज़ाम पेपर आता है। 12 मार्क्स पर जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है मैथ्स का। थोड़ा जो है स्पीड भी इसमें रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम पेपर 2019 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नो का अपवर्त्य बताइए। तो मैंने आपको अपवर्तक और अपवर्त्य दोनों बता रखे हैं। तो नो का अपवर्त्य क्या होगा, 9 का ही टेबल लिख लेंगे आप, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये है नो के अपवर्त्य। और अगर अपवर्तक पूछे जाएं तो यानी कि 9 जिससे भाग होता है, यानी कि आ जाएगा 9 जिससे कि ये 9 जो है भाग होता है। किस किस से भाग होता है, तो 1 से भाग होता ही है, और 3 से भाग होता है, और फिर 9 से भाग होता है। तो ये तो इसके अपवर्तक हैं और ये हैं अपवर्त्य। ये अपवर्त्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। यानी अभाज्य संख्या में होते हैं जो 1 से और अपने आप से विभाजित होती है। देखिए, पिछले एग्ज़ाम पेपर जो हमने किए हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान दे सकते हैं इन क्वेश्चंस पे आप। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, यानी एक और अपने आप से जो संख्याएं विभाजित होती है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, तो वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो 30 में कौन सी आती है, 31, 30 और 40 के बीच में 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो इसमें 31 जो है, एक तो ये है अभाज्य संख्या, 32 भी आता है टेबल में, 33 भी आता है, 33 3 से भी है, 1 से भी है, 33 से भी है, 11 से भी है। तो ये भी डिवाइड है, ये भी है, ये भी, ये नहीं होता। 37, तो 31 और 37 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, 3 संख्याएं दे रखी हैं जो कि 1:2:3 में है, यानी अनुपात में दी गई हैं आपको तीनों संख्याएं, और उनका मैसेज जो है वो 12 है। तो संख्याएं बताइए कौन सी हैं, क्योंकि ये तो अनुपात में दे रखी है, रेशो में, तो संख्याएं बतानी है। मैसेज दे रखे हैं आपको 12। तो इस इन क्वेश्चन में जो हम संख्याएं हैं वो कैसे निकालते हैं, यानी जो भी मैसेज दिया होगा उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 तिया 36। तो ये तीनों ही संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं, और इनका में से आप निकालेंगे तो 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कक्षा में 30 बच्चों में से 80% उत्तीर्ण हैं, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो टोटल बच्चे हैं 30। तो आपको देखिए एग्जाम में तो लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी, यानी कक्षा में 30 बच्चों में से, तो कक्षा में कुल बच्चे 30, और फिर नीचे लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत 80%। तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो यानी 30 का हम 80% निकाल देंगे। 80% तो उत्तीर्ण ही है, तो 80% निकाल देंगे, परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, और 8 दिया 24, तो 24 बच्चे। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18% का भिन्न रूप बताइए। तो 18% है, तो प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे जिससे ये कटेगा, यानी 2 से काट सकते हैं पहले, 2 में 18, 2 पंजे 10, 0। तो यही इसका आंसर है, भिन्न रूप है 9/50।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? वो होगी 100। 1 2 3, इसमें 3 अंक है और सबसे छोटी होगी 100। और अगर सबसे बड़ी पूछी जाए 3 अंकों की तो वो होगी 999। और अगर 2 अंकों की पूछी जाए तो सबसे छोटी तो होगी 10 और सबसे बड़ी होगी 99। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 100। अब इस ऐसे क्वेश्चन में वो और भी पूछ लेता है कि इसकी अनुवर्ती या पूर्ववर्ती बताइए। तो इसकी पूर्ववर्ती होगी, एक माइनस कर देंगे। पूर्ववर्ती में एक माइनस होता है 99। और अगर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती वो पूछ रहा है तो एक प्लस होता है, यानी 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर का जो है वो व्यास है, यानी एक वृत्त है और उसका व्यास यानी डायमीटर वो दिया गया है 35 सेंटीमीटर। तो इसमें वृत्त का परिमाप पूछा है। तो डायमीटर पता है हमें, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है वृत्त का परिमाप जो है वो होता है 2πr। क्षेत्रफल तो होता है वृत्त का πr², और परिमाप होता है 2πr, यानी परिधि बोल देते हैं। वैसे वृत्त की जो है वो परिधि भी होती है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। परिमाप भी बोल देते हैं, यानी चारों तरफ की बाउंड्री। तो डायमीटर दिया हुआ है इसमें हमें 35 सेंटीमीटर। तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकालेंगे? पूरा डायमीटर दिया हुआ है तो इसका हाफ कर देंगे, वो रेडियस निकल जाएगी। तो 35 का आधा कर देंगे, यानी कि तो सीधा लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई और 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं। और रेडियस क्या होगा, यानी 35 का आधा। तो यहाँ पर जो कटता है काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 पंजे 35। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर आंसर आएगा, क्योंकि ये परिमाप है। क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/7 को दशमलव संख्या में लिखिए। तो 24/7 को दशमलव में लिखना है, डेसिमल में। तो यानी कि 24 को भाग करना है 7 से। तो 7 या 21, 4 में से गया 3, और तो पॉइंट लग जाएगा। और ना जाने की जो है तो ऊपर से 0 उतार लेंगे, पॉइंट हमने लगा दिया। तो किससे जाएगा? 7 चौक 28, 10 में से 8 गए 2, 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, 0, और वो आगे भी चलता जाएगा। और दशमलव में आप इतना ही बता दिया 3.42। आगे जहाँ तक जाता है 2-3 दशमलव के बाद तक आप बता सकते हैं। तो ये दशमलव में परिवर्तित कर दिया है हमने 24/7 को, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? देखिए, रेखा में रेखाखंड में फ़र्क होता है। तो रेखा होती है जिसमें कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन रेखाखंड में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ए बी रेखाखंड में। तो इसने पूछा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में, एक रेखा ले ली हमने, और इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? तो इसमें असंख्य बिंदु हो सकते हैं, असंख्य, इनफाइनाइट, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:3 और 5:6 में कौन सा बड़ा है? तो बड़ा बताना है तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और ये है 5/6। तो डिवाइड कर सकते हैं सीधा, 0.318, 19 20 3 666 आता रहेगा। और यहाँ पर 0.0 लग जाएगा, तो 6 8 48, 6 8 48 होता है, 20,
और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 0.6 बड़ा है या 0.8 बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, यानी ये वाला अनुपात बड़ा है। ऐसे निकाल सकते हैं हम अनुपात में कि कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, तो कुल कप थे 60 और उनमें से बिक गए 40, तो कितने प्रतिशत कप बिके। तो प्रतिशत पूछा है उसने, यानी प्रतिशत में आपको लगाना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो बिक गए यानी बिके हुए पूछा उसने, कितने प्रतिशत कप बिक गए। तो वैसे तो आपको पता चल ही रहा है कि कुल कप 60 है, बिक गए 40, तो उसके पास बच गए 20, लेकिन वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत कप बिके। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी 40 जो है वो बिके थे, तो 40 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और इसको ये आ जाएगा 100 दूनी 200 बटे 3, 2 तीन 18, 19 20, 3 18, 19 20, तो ये आएगा, यानी इतना प्रतिशत, तो 66.6% इतने प्रतिशत कप बिके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड मास से रिलेटेड है, तो हमें ब्रैकेट्स दिखाई दे रही हैं बोर्ड मास में, B4 ब्रैकेट्स होता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी को ऐसे ही रखते हैं, यानी कि 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 में से 5 गए 13, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, बाकी संख्याओं को ऐसे ही रखेंगे, तो 14 प्लस 16 में से 13 गए 3, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो 18 माइनस 14 और 3 17, तो 18 में से 17 गए 1, तो 1 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, एक पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से आप एक रेखा खींच लेंगे और अपनी प्रकार को, जो प्रकार होती है आपके पास कंपास है नॉर्मली, तो उसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, और यहाँ से यहाँ पर चाप लगा दी, यहाँ पर नोक रखकर पेंसिल से इस तरह से चाप लगा देंगे, और जितनी आपकी खुली हुई है कंपास, अब उसको छेड़ना नहीं है, उसको उतना ही ओपन रखना है, उसकी नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ एक चाप लगा देंगे ऐसे, और फिर से नोक को यहाँ रखेंगे और एक चाप और लगा देंगे, यानी कि ऐसे। अब नोक को यहाँ पर रख के फिर यहाँ चाप लगाएंगे, कंपास उतनी खुलनी चाहिए, और यहाँ पर नोक रख कर फिर से चाप लगाएंगे ऐसे। तो ये जो है इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही है। इस तरह से बना सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने मतलब एक रेडियो ख़रीदा, तो राम ने एक रेडियो ख़रीदा, उसका क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये, तो ख़रीदने पर वो क्रय मूल्य ही होता है 200 रुपये, तो कितने में उसे बेचे वो उस रेडियो को कि 20% का लाभ हो। तो यानी कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य निकालना है, आप क्वेश्चन तो पूरा लिखेंगे कि रेडियो ख़रीदा यानी क्रय मूल्य है 200 रुपये और कितने में बेचे, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये दिया गया, 200 नहीं 300, और कितने में बेचे कि 20% का जो है वो लाभ हो। तो इसमें क्या करेंगे, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, लाभ प्रतिशत बटे 100, तो ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने का। अगर क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, अगर हानि होता तो वहाँ पर हम माइनस लिख देते,
माइनस हानि प्रतिशत। तो अब कैसे निकालेंगे इसको? क्रय मूल्य क्या है? 300 इंटू 1 प्लस लाभ है 20/100, 20% है तो 20 लिख दिया हमने। ये 100 ऑलरेडी इसने दे रखा है, देखिए। तो 300 इंटू 100 एकम 100 और 20, 120/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 12 0 0, 12 दिया 36। तो 360 रुपये विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 रहे। तो कोई ऐसी संख्या बतानी है हमें। अब बड़ी से बड़ी आ गया तो बड़ी से बड़ी में हम क्या निकालते हैं? मैस है। और अगर छोटी से छोटी पूछी जाती है तो हम निकालते हैं लेस है। यानी महत्तम समावर्तक इसमें हमें निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि जिसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर, कि उस संख्या से हम इन तीनों संख्याओं को अगर भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल बच जाता है। यानी अगर उस संख्या से हम 49 को भाग करते हैं तो हमारे पास एक शेषफल बचता है, और अगर 59 से भाग करते हैं तो 3 बचता है, और 109 से भाग करते हैं तो 5 बचता है। तो इनका में से निकालना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इसने दे रखा हो कि शेषफल ये रहता है, तो उस शेषफल को उन संख्याओं में से माइनस कर देते हैं। यानी 49 में से 1 माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगा? 48। इसी तरह से 59 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 56, और 109 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 104। तो जो भी शेष, जब भी ये कहता है कि शेष बचते हैं, शेष बचते हैं, शेषफल ये रहे, तो वो शेषफल इनमें से माइनस कर दो पहले ही। तो चाहे वो छोटी से छोटी संख्या भी पूछ रहा है, अगर शेषफल कह रहा है तो उसमें से माइनस कर दो उन्हें। तो 49 में से 1 माइनस कर दिया, 59 में से 3 और 109 में से 5। तो हमारे पास संख्याएं आ गई 48, 56 और 104। तो हम इन 3 संख्याओं का में से निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। यानी हमें में से निकालना है 48, 56 और 104 का। तो हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से पहले ये बड़ी संख्या हमने इस तरह से रख ली और 56 से भाग कर दिया। तो ये 1 पर ही जाएगा 56, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 5 गए 4, फिर से भाग का साइन, और 56 ये यहाँ आ जाएगा। तो 48 1 जा 48, तो 16 में से 8 गए 8, फिर दोबारा से अब यहाँ पर 48 आ जाएगा, तो 8 6 48। तो 48 ये देखिए यहाँ पर कट गया है। तो यहाँ पर जो ये आता है ये में से होता है 8, लेकिन 8 अभी में से नहीं है क्योंकि एक संख्या हमारी बाकी है। अभी तो हमने इसको इससे भाग किया है, अब 48 बाकी है। तो जो भी निकलता है में से इसको भी भाग देते हैं उसी से। यानी कि हम भाग दे देंगे अब 48 को 8 से, तो 8 6 48, ये भी कट गया। तो यानी कि ये हमारा में से है। तो आंसर आएगा 8। 8 वो ऐसी संख्या है जिससे हम इसको अगर भाग करें या इसको भाग करें या इसको भाग करें, 8 से भाग दें तो हमारे पास 1, 3 और 5 शेष बचेगा। तो यानी 8 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात करना है यदि हमें a की वैल्यू दी गई है -2, ये दी गई है। तो हम इसमें ये a की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि 5 a की वैल्यू क्या दे रखी है -2, और इसका स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू a की वैल्यू है -2 और -2। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5, ये 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुना करेंगे और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अगर ऊपर सम जो है वो पावर सम हो तो माइनस प्लस में परिवर्तित हो जाता है, और अगर माइनस है और अगर पावर विषम संख्या में है तो ये माइनस माइनस ही रहता है। तो यानी 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया, प्लस
प्लस माइनस, माइनस 4 दूनी 8 और माइनस के 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 20 माइनस 8 माइनस 2, तो क्या आएगा 20, और ये दोनों माइनस के हैं, होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 8 और 2 10, तो 20 में से 10 गए 10, यानी कि 10 आंसर आ गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर दी गई है आपको वृत्त वाली है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर बताने हैं। तो इसने पूछा है 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए। तो 3 त्रिज्याएं इसमें कहाँ हैं? देखिए, त्रिज्या जो है वो केंद्र से होकर गुजरती है और सर्कल को टच करती है। तो ये एक त्रिज्या तो ये है OC, और एक है OB, और एक है OA। तो ये तीनों त्रिज्याएं हैं। उसके बाद 3 जीवा पूछी गई है, 3 जीवाओं के नाम बताने हैं। तो जीवा होती है कोड, यानी कि जो दोनों साइड को टच करती है सर्कल में। तो 3 जीवाएं कौन सी है? एक तो ये है AC, ये व्यास भी है और सबसे बड़ी जीवा भी है AC, और एक है AB, देखिए ये भी 2 पॉइंट्स को काट रही है सर्कल पे, AB ये जीवा है, और एक है BC, ये भी जीवा है, कोड। उसके बाद है वृत्त के व्यास बताइए। वृत्त का व्यास है AC, डायमीटर AC है, और वृत्त का केंद्र बताना है, तो केंद्र O है, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। देखिए, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, आप लिख सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे आयु क्या है, कि सलमा की आयु है X, और रेशमा की आयु है Y। तो इसने पहली लाइन में ही कहा कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 साल बड़ी है। तो सलमा की जो आयु है वो रेशमा से 10 साल बड़ी है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। आगे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो पहले की बात करता है, यानी पिछले की, तो हम उनकी आयु में से माइनस कर देते हैं। अगर वो कहता है कि 4 वर्ष बाद, तो हम प्लस कर देते हैं। तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले ही कह रहा है वो, तो हम पहले ही लिख देंगे कि सलमा की आयु फिर 4 वर्ष पहले कितनी होगी, सलमा की आयु x + 4, और रेशमा की आयु फिर कितनी होगी, यानी y, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो माइनस आएगा, y - 4। तो ये दोनों की आयु हो गई 4 वर्ष पहले की। अब उसने क्या कहा, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी, दोगुनी थी, यानी कि सलमा की जो आयु है x - 4 = वो 2 इंटू दुगनी थी, तो किसकी आयु की, रेशमा की आयु की, रेशमा की आयु की दुगनी थी सलमा की आयु। तो ये एक तरह से सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप कि x - 4 = 2y - 4 दूनी 8। अब ये 2y यहाँ पर आ जाएगा, x - 2y = माइनस के 8 हैं और ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से हमारे पास क्या है, x + y + 10।
यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 10। और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू, तो ये पाई हम यहाँ ले आए तो यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब इन दोनों को जो है सॉल्व कर देंगे, तो x और ये माइनस माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से एक y गया, y इज इक्वल टू 10 और 4 14। तो यहाँ y पता चल गया हमें, यानी y किसकी आयु थी, रेशमा की। तो वर्तमान आयु पूछी गई है कि सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु क्या है, तो रेशमा की जो आयु है वो है वाई यानी कि 14 वर्ष, और जो सलमा की आयु है, सलमा अपनी बहन से 10 साल बड़ी थी, तो सलमा की आयु क्या होगी, एक्स की वैल्यू उसमें पुट भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर वाई की वैल्यू 14 आ गई, तो 14 प्लस 10 24। तो ये सलमा की आयु आ गई, ये रेशमा की आयु आ गई। तो ये एग्ज़ाम पेपर यहीं पर ख़त्म होता है, और अब बाकी की जो तैयारी है आप अपने बुक में से कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो सम्स होते हैं वो निकालिए, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो। और तो लाइक कीजिए बेटे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।